14 मई 1923 को ममता तिवारी की 2 पुस्तक जिसमें एक डायरी थी का लोकार्पण पलाश होटल में हुआ। दरअसल ममता जी के उम्र के 60वें बसंत आगमन पर इन किताबों का लोकार्पण हुआ। पहली पुस्तक एक नीले रंग की डायरी है जिसका नाम नीली डायरी है, जिसका कवर पेज अनुप्रकाश जी ने बनाया है। वह परिकल्पना डिजाइनिंग इति निगम की है। दूसरी किताब बात निकली तो दूर तलक जाएगी। ये सुबह सवेरे पेपर पत्रिका में निकले उनके आलेखों का समग्र है। कवर पेज मशहूर व्यंगकार श्रीकांत आप्टे जी ने, इति निगम ने परिकल्पना की है। इस अवसर पर ममता जी का पूरा परिवार, वरिष्ठ साहित्यकार देवेंद्र दीपक, आलोक त्यागी, विजय वाते, अशोक निर्मल, डॉक्टर सीमा पाठक, डॉक्टर नील कमल, संग्रहालय की सचिव करुणा एवं साहित्य बिरादरी के सभी नामचीन साहित्यकार थे। आइए सुनते हैं पुस्तक के बारे में व ममता जी के बारे में सबकी क्या राय है। पुस्तक आईसेक पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है। अमृता प्रीतम से उधार लेकर ममता के अंत तक पहुंचा जाए तो मुझे लगता है कि शायद ये बात मुझे समान रूप से लागू होती हुई दिखाई देती है। तो ये जो तृष्णगी है, जो प्यास है, जो कसक है, उदासियों की जो कोने हैं, ये बार बार ममता जी के पास जाने के लिए विवश करते हैं। आज इस मौके पर ये पन्ने जो उन्होंने हमें उपहार में सौंपे हैं, आप उनसे गुजरेंगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी फिर कुछ बाकी रह गया। उस बाकी की तलाश में ममता से दोस्ती हमारी बरकरार है और आज इन्हीं दोस्तियों के चलते उन्होंने आपको यहाँ पर बुलाया है। आप सब अपनी शुभकामनाएं देने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। आज के इस अनौपचारिक और साथ ही औपचारिक समारोह में हम सब लोग ममता जी को अपनी शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आप सबकी ओर से उनके लिए बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ममता जी से मेरा परिचय बहुत कम, एक बार केवल दुष्यंत कुमार संग्रहालय के मंच पर थोड़ी देर बैठना हुआ, लेकिन उसके बाद व्हाट्सएप में मैं कभी कभी उनके लिखे को जो वो बोल कर पढ़ती है उसको सुनता। और एक आध बार मैंने जो बात अभी विनय जी ने कही, पंकज जी ने भी कही, त्यागी ने भी कही कि उनमें एक सूफियाना अंदाज मुझे मिलता है और मुझे एक सुकून देता है। मैं इधर साहित्य में लिटरोथेरेपी पे काम कर रहा हूँ। साहित्य भी अभी दीदी आई थी, वो मनोचिकित्सक है। मैं ये मानता हूँ कि साहित्य की भी एक थेरेपी है और उस हिसाब से अगर इनके लिखे को पढ़ा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक थेरेपी का काम करती है और हमें कहीं ना कहीं हमारे सुकून, शांति और कहीं ना कहीं जीवन की समझ देने की एक हमें उपक्रम दिखाई देता है। 60वें बसंत को पार करने की कगार पे खड़ी ममता जी, आपको इन दोनों आज जो किताबें लोकार्पित हो रही हैं उनकी बहुत बहुत बधाई। कि मुझे अपनी जो 2 पसंदीदा लेखिकाएं हैं, एक कमला दास और दूसरी अमृता प्रीतम, उनकी कहीं कहीं प्रतिध्वनियां, कहीं कहीं कुछ इस तरह के बिंब या कहीं उसकी कुछ ऐसा मुझे महसूस होता है कि जो ममता जी के लेखन में नुमाया होता है। जाहिर है कि उनके लेखन से प्रभावित है, क्योंकि वैसे ही बेबाकी और वैसी ही पारदर्शी अनुभूति
और वैसे ही ईमानदार अभिव्यक्ति, और वो भी उन विषयों पर जो कि आत्मानुभूत हैं, जो जीवन से निःसृत हैं, जो इनके दिल के बहुत करीब हैं, इसलिए उसमें बहुत ईमानदारी से लिख पाते। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा कि ये उस पाए की लेखिका हैं, इन्हें भी मुगाल देना, पर ये उस दिशा में जरूर बढ़ रही हैं। और मुझे ये विश्वास है, और ये पक्का विश्वास है, कि ये एक दिन अपना एक बड़ा साहित्य में बड़ा मुकाम बनाएंगी। और उसका कारण ये तो है ही कि इनमें प्रतिभा है, इनमें लगन है, ये तो है ही। क्योंकि आप देखिए कि एक हफ्ते में 3-3 लेख लिखना और 3-3 वीडियो बनाना सारी पारिवारिक जिम्मेदारियों के बाद कितने कमिटमेंट की मांग करता है। और वो चीज हम देखते हैं कभी कुछ। और मैंने ये पाया, विनय जी और आलोक जी की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूंगी कि मैंने ये पाया कि जो कुछ भी ये 2 सतह या 2 स्तरों पे काम करती हैं। एक तो वो जो सामयिक है जो आज हो रहा है, जिसने इन्हें उद्वेलित किया, और एक वो जो इनके स्वभाव और स्मृति की कंदराओं से कहीं से उपजा है, जिसमें आमतौर पे कोई भी मुझे ये स्त्री लेखिका वाला अजीब लगता है शब्द, क्योंकि जो पुरुष है वो अपने अनुभव से लिखेगा, जो स्त्री है वो अपने अनुभव से लिखेगी। मैं चिकित्सा वैज्ञानिक हूँ, और पुरुष और स्त्री 2 अलग-अलग जीव तत्व हैं, दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, दोनों की अपनी अपनी खूबियाँ और खामियाँ हैं। तो हम अपनी अपनी मनोभावनाओं के और अपने अपने आस्वादों के अनुभव से लिखते हैं, और उसमें स्त्री का जो एक आस्वाद और अनुभव है वो ममता जी के लेखन में बहुत गहरी बातें बड़े सरल तरह से उभर के आ जाती हैं। ये बहुत ही चमत्कृत करने वाला हो जाता है कभी कभी। आलेख मेरी नज़रों से गुजरा, हमने उसे प्रकाशित भी किया। अगले दिन मुझे ध्यान आया कि वो जो मुहिम हम एक सुबह सवेरे अखबार के माध्यम से चला रहे हैं कि लेखकों को जोड़ा जाए, तमाम तरह के लेखकों को मिलाकर एक ऐसा इंद्रधनुष बनाया जाए जिसमें हमारे पाठक हर तरह का रंग वहाँ पाएँ, तो क्यों ना ममता जी से भी आग्रह किया जाए कि वे हमारे लिए लिखें, साप्ताहिक लिखें, पाक्षिक लिखें, लेकिन लिखें जरूर। जब मैं ये प्रस्ताव लेकर उनके पास गया तो उन्होंने पहला सवाल ये किया कि मैं कोई साहित्यकार नहीं हूँ, ना मुझे छपने की कोई आदत है, ना मुझ रुचि है कोई, तो क्यों मुझे लिखना चाहिए। तो मैंने उनसे यही कहा, जो विचार मुझे अभी याद है, कि हम आसमान के तारों को तोड़ने के लिए तो एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, लेकिन कदमों में बिछे फूल चुनना हम भूल जाते हैं। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े मुद्दों पर अपने विचार रखते हैं, लेकिन कई बार हमारे जीवन के आसपास की छोटी हकीकतों को, छोटी सच्चाइयों को, छोटे कांटों को हम भूल जाते हैं, उन जख्मों को हम भूल जाते हैं, छोटी सी किलकारियों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आप क्यों न उन विषयों पर लिखिए जो अछूते हैं, ऐसे विषय जो हमारे आसपास गुजरते तो रोज़ हैं, हम जिनको देखते हैं लेकिन जिन पर गौर करना भूल जाते हैं। तब से एक सिलसिला शुरू हुआ। वे जब भी मिलती हैं एक ठहाके के साथ पूछती हैं, और क्या कह रही है ज़िंदगी। मैंने महसूस किया कि आप किसी भी विषय पर लिखिए, मुझे लगता है कि अगर आदमी रोज पत्र लिखे तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है। और ये सब बहानेबाजी है जो मैं करता रहा हूँ अब तक। अब समझ में नहीं है कि आगे बढ़ा पाऊँ उसको, लेकिन जो करता रहा हूँ कि यार किस पर लिखे, क्या लिखे, कोई सुनता तो है नहीं, कोई पढ़ता तो है नहीं, ये सब सोचना व्यर्थ की बात है। मैं बहुत बधाई देता हूँ ममता जी को कि उन्होंने इतना लिखा, लगातार लिखा, और किसी लिखे पर लेकर कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, क्योंकि सारी बातें वो थी जो हर एक इंसान के जीवन को छूने वाली थी, उसके लिए कोई ना कोई रोशनी दिखाने वाली थी। चाहे वो युवा पीढ़ी हो, मैंने कुछ लेख पढ़े युवाओं के लिए, चाहे वो हम लोगों की जो माता पिताओं की पीढ़ी है या दादा नानाओं की पीढ़ी वो हो, सबके लिए कोई ना कोई एक मार्गदर्शक सिद्धांत, कोई ना कोई जीवन में समाज के लोगों के लिए, सबके लिए एक सिद्धांत है। तो मैं आज के इस अवसर के लिए इनकी जो नीली डायरी किताब आई है, और आप देखिए कि इनके जितने भी शीर्षक होते हैं वो बड़े शायराना से और बड़े मोहब्बत नुमा होते हैं। जैसा इन्होंने कहा कि ये पसंद करती है लिखना, और बात
निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आप देखिए उसका कवर पेज कितना खूबसूरत है। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें, वरद का फोटोग्राफी के माध्यम से अपनी बात को कहना, कहीं ना कहीं एक सौंदर्य, एस्थेटिक ब्यूटी का दिखाई देना। शब्द तो सुंदर होते ही हैं, पर उसके साथ साथ उसका कलेवर या वो किताब अगर सुंदर हो तो अपने आप ही अनायास ना पढ़ने वाला भी उसको हाथ में ले ही लेता है। ममता जी को मैं हमेशा इसलिए याद करती हूँ, मुझे एक बार याद है कि ये मुझे जब दुष्यंत संग्रहालय में मिली, अक्सर मिलती रहती थी, तो एक दिन कहने लगी कि पहले ये मुझे भाभी कहती थी, फिर एक दिन कहने लगी कि अरे नहीं, वो आप जैसे स्वभाव की जो महिला हैं उनको मैं अब आज से दीदी कहूँगी, तो वो अब मुझे दीदी कहती हैं। और एक संयोग ये भी कि मेरी बड़ी बहन का नाम ममता है और ये मुझसे 4 वर्ष छोटी है, तो मेरी छोटी बहन भी है। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कल जब इनका खबर मिली कि मुझे आना है, और मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे सुना। जैसे कि ममता जी ने कहा कि उन्हें कोई जेवर गहने का शौक नहीं, तो हम सब ने भी अपने जीवन में जो ज्ञान के गहने पिरोए हैं, उस गहने को ममता जी ने अपने शब्दों में अनुभूत किया है और उसे अभिव्यक्ति दी है। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आज मुझे वो दिन याद आ रहा है जब ममता जी लखनऊ आई थी और एक कार्यक्रम में हम साथ में थे। जैसे आज यहाँ आपका साक्षात्कार हो रहा था, हम वहाँ से लेखक से मिलिए कार्यक्रम में एक दूसरे के साथ थे। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं संयोग से यहाँ आई, लेकिन जब मुझे कल पता चला दुष्यंत संग्रहालय से कि आज आपका एक आयोजन है, तो मैंने यहाँ आकर बहुत कुछ पाया और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते हुए, और जब मैं याद करता हूँ कि 14 मई का ऐसा ही कोई वैशाख जेठ का महीना रहा होगा जब नायक परिवार के घर की किरदारी पूजी होगी, बेटी आई है और बेटी ममता के रूप में आई है। और वो बेटी जिसके साथ जाहिर है कि माँ बाप के खानदान के बहुत सारे सपने जुड़े होते हैं। लेकिन जब मैं किसी स्त्री की यात्रा को देखता हूँ तो मुझे नदी की यात्रा नजर आती है। नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। आप देखिए नर्मदा के गोमुख का अमरकंटक में जाकर एहसास नहीं होता है कि नर्मदा इतने छोटे से गोमुख से निकली है, लेकिन अपनी यात्रा में जाने कितने कूल किनारों को तय करती कितनी आगे बढ़ जाती है। तो नदी की तरह ही मनुष्य के जीवन की भी यात्रा होती है, स्त्री की भी यात्रा होती है। लेकिन कहते हैं ना कि चट्टानों में कठिन थी राह, नदी गाती हुई चल दी, बहुत खामोश था जंगल, नदी गाती हुई चल दी। तो ममता तिवारी भी कैसी दरिया की तरह है, गाती हुई गुनगुनाती हुई जिंदगी के तरानों को आगे बढ़ती रही। और उस बात की तस्दीक करते ही ये सैकड़ों हजारों पन्ने जो न जाने कितनी सारी किताबों में उन्होंने इस तरह से कुछ जज्ब किए हैं कि हर पन्ने को पढ़ते पढ़ते फिर एक नई ममता और उसकी आवाज़ मतलब करती। चलो जिंदगी को फिर जिंदगी बनाएं। तुम डालो शक्कर, मैं डालूं थोड़ा नमक, एक नया ही स्वाद बनाएं। चलो जिंदगी को फिर जिंदगी बनाएं। नए स्वाद को अपनाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, थोड़ा सा दोनों का अहम उभरेगा। जब जीना है इन्हीं हालातों में तो इसे ही स्वाद बनाएं। चलो जिंदगी को फिर जिंदगी बनाएं। तुम्हारी उदास आंखों पे नया फ्रेम लगाएं। हाथ कांपते हैं तो क्या मिलजुल कर कुछ पकाएं। दुराव छुपाव का ज़माना गुजर गया, अब खुलकर दिल की बात बताएं। चलो जिंदगी को फिर जिंदगी बनाएं। मन हो तो बिना झिझके उनके कांधे पे नीर बहाएं। हम अब भी तुम्हारे साथ हैं, उन्हें एहसास दिलाएं और इस तरह उनको पुरानी मोहब्बत याद दिलाएं। चलो जिंदगी को फिर जिंदगी बनाएं।